डीडीए अर्थात दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में अनुवादक की परीक्षा ली थी, अनुवादक चयन की परीक्षा ली थी। आज के इस सत्र में मैं उस प्रश्न पत्र की एनालिसिस करूंगा, मतलब क्या आया था और कैसे आया था। इसके साथ ही एसएससी जीएसटी 2022 की जो परीक्षा होने जा रही है, उस परीक्षा में इस पेपर का क्या योगदान रहेगा। देखिए, सबसे पहले यह बात जान लीजिए कि डीडीए की जो परीक्षा हुई थी, इसका पेपर सेट किया था टीसीएस ने, और टीसीएस ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लगभग सारे प्रश्न पत्र बनाता है या फिर उनकी परीक्षाएं लेता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो डीडीए की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आए थे, वैसा ही प्रश्न पत्र संभावना है एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा में भी आ सकता है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या आया था और कैसे आया था। देखिए, सबसे पहला जो पाठ है, पाठ मतलब व्याकरण हो या ग्रामर का जो पोर्शन है जिसमें से प्रश्न पूछे गए थे, सबसे पहला जो था वो कॉम्प्रिहेंशन पर 15 नंबर के थे। हिंदी में अर्थ, जैसे अर्थ में कई शब्द दिए हुए थे, उनका आपको अर्थ बनाना था। ऐसे प्रश्न 11 थे। और रिक्त स्थानों की पूर्ति, अर्थात एक लाइन दी हुई थी, उस लाइन में कुछ शब्द आपको डालना था कि यहाँ कौन सा शब्द उचित होगा, अर्थात वाक्य के अनुसार उचित शब्द डालना था। और उसके बाद था काल के ऊपर। काल का मतलब अंग्रेजी में टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन हिंदी का काल अंग्रेजी के काल से भिन्न होता है, इसलिए काल जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा अशुद्धियाँ थी 5, वाक्य की अशुद्धि और शब्द की अशुद्धि। 5 थे विलोम शब्द, मतलब एक शब्द है उसका विलोम क्या होगा। उसके बाद पर्यायवाची शब्द 4 थे। अगर हम अर्थ और पर्यायवाची दोनों को एक दूसरे का पूरक माने तो ऐसे शब्द 15 हो गए। और उसके बाद अलंकार के 4 प्रश्न थे। अलंकार के प्रश्न पर बहुत मित्रों को आपत्ति थी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में कभी अलंकार नहीं पूछा गया है और यह साहित्य का प्रश्न है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अलंकार के जो प्रश्न पूछे गए थे वो शुद्ध हिंदी व्याकरण के, और पिछले 2 वर्षों से मैं कहता आ रहा हूँ कि आप व्याकरण पूरी तरह से पढ़िए। ये ना कहें कि मैं अलंकार छंद नहीं पढ़ूंगा, व्याकरण का अंश पढ़ना जरूरी रहेगा। इसके बाद पूछा गया था उसमें विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में अल्प विराम मतलब कॉमा, सेमी कॉलन जो अंग्रेजी में होता है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उसके बाद उद्धरण चिन्ह, इस तरह के चिन्हों के बारे में बात थी। और इस पे 4 प्रश्न थे। संधि विच्छेद पर 4 प्रश्न थे। सर्वनाम से संबंधित 4 प्रश्न थे। लोकोक्ति और मुहावरों से संबंधित 4 प्रश्न थे। और लिंग निर्धारण से संबंधित 3 प्रश्न थे। इसके अलावा अव्यय पर 3 प्रश्न थे। समास से संबंधित 3 प्रश्न थे। तत्सम तद्भव से संबंधित 3 प्रश्न और वर्तनी की अशुद्धियों से संबंधित 2 प्रश्न थे। कदाचित बहुत सारे लोगों ने इसको गलत लिखा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला था वह है कारक। कारक से 2 प्रश्न थे। क्रिया विशेषण पर 2 प्रश्न थे। उपसर्ग प्रत्यय पे 2 प्रश्न थे। और विकारी अविकारी शब्द पे 2 थे। विशेषण के 2 थे। और उसके बाद पदक्रम, निरर्थक, संज्ञा, कर्म, क्रिया, वचन, देशज, विदेशज और ऐसे कई प्रश्न थे जो सिर्फ 1-1 नंबर के थे। मैं पिछले 2-3 वर्षों के एसएससी के प्रश्न पत्र को देख रहा था, तो मुझे एक ऐसा प्रश्न मिला जो प्रश्न स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में भी पूछा गया था। प्रश्न संख्या 27, मुझे जो प्रश्न पत्र दिया था किसी ने, उसका प्रश्न संख्या 27 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी पूछा गया था और वह यहाँ भी दोहराया गया है। इसका मतलब ये जो प्रश्न दोहराया गया है उससे आप यह अनुमान लगा लें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी इनमें से प्रश्न दोहराए जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों की बात कर लें। अंग्रेजी में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स पे 32 प्रश्न थे। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये कैसा था, इसमें कुछ टेंस से संबंधित थे, कुछ प्रीपोजिशन से संबंधित थे, कुछ करेक्शन से संबंधित थे। कुल मिलाकर के यह जो 32 अंक है, अगर इन्होंने जिसने भी सही किया होगा, यह समझ लीजिए कि उसके जीतने की संभावना अधिक है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के जो प्रश्न थे, कॉम्प्रिहेंशन पर कुल प्रश्न 20 थे, अर्थात पैसेज और उस पर आधारित प्रश्न। तो 20 और 32 तो यही 52 अंक हो गए। अगर आप अच्छे से किए होंगे तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा सदुपयोग आप कर पाए होंगे अपने प्रश्नों का।
इसके बाद स्पेलिंग करेक्शन, अमूमन ये नहीं आता है अंग्रेजी में, हिंदी में काफ़ी रहता है वर्तनी की अशुद्धि, लेकिन यहाँ आपको 5 स्पेलिंग करेक्शन दिया गया था। अगर आपने वह किया होगा तो ये समझिए ये आपके लिए बोनस है। जंबल सेंटेंस 4 प्रश्न थे उस पर, सिनोनिम्स के 4 थे और एंटोनिम्स के 4 थे, मतलब कुल मिला के 8 थे। इडियम्स 4 थे और नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के 4 प्रश्न थे। इसके बाद फ्रेज 4 थे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट 3 था। इसके बाद पंक्चुएशन मतलब पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ क्या लगेगा, जैसे हिंदी में पूछा गया था वैसे अंग्रेजी में पूछा गया था। इसके बाद आर्टिकल से संबंधित 3 प्रश्न थे, प्रीपोजिशन 3 थे और बाकी के प्रश्न थे। अब ये जितने सारे प्रश्न हैं, अगर आप इसे ठीक से उठा करके देखें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पिछले 3 वर्षों या 4 वर्षों के प्रश्नों का आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि मिलते जुलते प्रश्न स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अनुवादक परीक्षा में भी आते रहे हैं। इस आधार पर जो लोग भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अनुवादक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोग ध्यान दें, ग्रामर अंग्रेजी का हो या हिंदी का व्याकरण हो उसकी बारीकियां पढ़िए, क्योंकि डीडीए में उन्होंने एकदम बारीक से बारीक अंश पूछा था और ऐसा न हो कि इन बारीकियों को आप चूक जाएं और अंक कम मिले। मैं प्रश्न पत्र की एक झलक आपके साथ साझा करना चाहूँगा, वह देख लीजिए। अब ये देखिए यह प्रश्न है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में ऊ धन ई की संधि हुई है। मैं अपने क्लासेस में आपको इस विषय पर बताया हूँ। प्रश्न है अन्वीक्षा, गुरुवाज्ञा, अन्वृता और अन्विति। अब इसमें से इन्होंने अन्विति को सही कहा है। इसी तरह से कुछ प्रश्न हम और देखें। देखिए आगे बढ़ते हैं तो किस वाक्य में पदक्रम उचित है। पदक्रम उचित है, पानी मैंने पिया, आओ आज मेरे घर, देखा मैंने एक मनमोहक दृश्य, और सही उत्तर लड़का सुबह से यहाँ बैठा है। इसी तरह से 2-1 प्रश्न यदि मैं और साझा करना चाहूँ तो आप ये देखिए यहाँ कारक की विभक्ति को किस तरह पूछा है। निम्नलिखित में से किस शब्द का बहुवचन बनाने के लिए कारक चिन्ह अथवा विभक्ति का प्रयोग आवश्यक है। कला, बहु, फली और तरबूज। समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या पूछा जा रहा है। आगे एक और प्रश्न दिखाता हूँ आपको। प्रश्न कहता है तुमने तो मुझे त्रिशंकु की तरह अधर में लटका दिया। अब इसमें अधर के ही अर्थ हैं, किंतु उपयुक्त वाक्य में अधर शब्द का अर्थ है स्पष्ट कीजिए। जैसे बीच, अधर पृथ्वी और आकाश के बीच, अधर का निराधार, तुच्छ और होठ। ऐसे विचित्र प्रश्न मतलब अगर व्याकरण की बारीकी आपने पढ़ी होगी तो जरूर हल कर पाएंगे। एक आध प्रश्न अंग्रेजी के दिखा दूं। अब यह देखिए इसमें पूछा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अनटिल यू खाली स्थान है, द स्टॉप बटन, द अलार्म खाली स्थान है, ऑन द रिंगिंग। अब इसमें आपको क्या लेना है। विल हैव प्रेस्ड, विल हैव गॉन, विल हैव प्रेसिंग, विल गो, प्रेस एंड विल गो, विल प्रेस एंड विल गो। इसमें ये विकल्प है प्रेस। अब चूंकि यह टेंस से संबंधित है, अनटिल और अनलेस जहाँ का प्रयोग होता है वहाँ अमूमन वर्ब का प्रथम रूप ही उपयोग करते हैं। तो अनटिल यू यहाँ प्रेस, द स्टॉप बटन मतलब जब तक आप स्टॉप बटन नहीं दबाएंगे, द अलार्म। अब देखिए तीनों चारों वाक्यों में विल से ही संबंधित है। विल गो यहाँ भी है और विल गो इसमें भी है। विल हैव गॉन तो पास्ट में चला जाएगा, इसलिए पहला विकल्प आप काट देते हैं। सेकंड ऑप्शन में प्रेस नहीं है, विल प्रेस है, इसलिए विल गो बाकी तीनों में है, तो इसमें से विल गो का चयन करेंगे। इस तरह से एक और दिखा देता हूँ मैं। ये पंक्चुएशन का जो मैंने बताया, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज करेक्टली पंक्चुएटेड। व्हाट आर योर प्लान्स रघु, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है। इसके बाद है व्हाट आर योर प्लान्स रघु, क्वेश्चन मार्क है। व्हाट आर योर प्लान्स रघु, फुल स्टॉप है। एंड व्हाट आर योर प्लान्स रघु, क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें से सही पंक्चुएशन मार्क, अगर आपको पंक्चुएशन मार्क क्या है नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से एक और प्रश्न और आज की इस चर्चा का समापन करूंगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन ईडियम। अब ईडियम का मीनिंग आपको बताना है। क्या है? गिव द शर्ट ऑफ वंस बैक,
फिर से देखिए, गिव द शर्ट ऑफ वंस बैक, इसके लिए विकल्प है टू रीयूज ओल्ड थिंग, टू बी वेरी मिजरी, टू डोनेट मनी टू चैरिटी और टू डू एनीथिंग टू हेल्प समवन। सही विकल्प यही है। और इसके साथ आज की चर्चा को विराम देता हूं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी इस स्तर की नहीं है तो अभी से शुरू हो जाइए, अभी भी काफ़ी वक्त बाकी है। कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बिल्कुल सही।